हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रसोई घर में एक ऐसी जगह होती है जहां घर की बहू अपना आधे से ज्यादा समय घर वालों के लिए स्वादिष्ट और 36 प्रकार का खाना बनाने में बिताती है। लेकिन अगर एक रसोई में 5 बहुएं खाना बनाने बैठे तो कितने प्रकार का और कैसा कैसा खाना बनता है, ये जानना तो काफी दिलचस्प होगा। सुबह के समय घर की सबसे छोटी बहू मिष्टी रसोई में जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि उसकी चारों जेठानियां पहले से ही रसोई में मौजूद थी। सब ध्यान से सुन लो, आज मटर आलू की सब्जी बनेगी और रायता बनेगा नाश्ते में। ओहो, रायता क्यों? पूरी सब्जी हलवा करो ना, घर में भंडारा ही करवा लो। कोई कुछ बनाए, मैं सभी के लिए सैलेड रेडी करूंगी, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओह महारानी चुप कर, तेरी खीर ककड़ी खाकर किसी का पेट क्या मुंह भी नहीं भरेगा। मैं बढ़िया पोहा बनाती हूँ, चटपटा और तीखा। आप लोग क्यों रसोई में नाश्ते को लेकर चर्चा करने बैठ गए? चर्चा करनी है तो बाहर जाओ, नाश्ते में मैं कुछ मीठा बनाऊंगी। अच्छा जी, ये महारानी मीठा बनाएंगी और हम यहाँ खड़े होकर इसका मुंह ताकेंगे। ऐसा है, जाकर रायते के लिए दही फेंटो। शिखा भाभी सामने से हटो ना, क्यों फ्रिज को कवर करके खड़ी हो? अरे मुझे खीरे निकालने हैं। मैं तो पोहा के लिए पहले चिड़वे भिगो देती हूँ, पर वो रखा कहाँ है? इतना कहकर वो रूपल को धक्का देकर बर्तन ढूंढने लगती है तो रूपल भी साइड में पड़ा चम्मच उसके पैर पर गिरा देती है। वहीं स्वाति भी शिखा को फ्रिज के सामने से खिसकाने लगती है और तभी वहाँ अंगड़ाई लेती हुई उन पांचों के साथ सुरेखा आती है और पांचों को काम करने की जगह एक दूसरे से भिड़ते हुए देखकर ताने कसते हुए कहती है, अरे ओ 5 देवियों, रसोई में ये चमचे भगोने से खेलने आई हो या खाना बनाने? और ये क्या, ना सब्जी कटी है ना चूल्हा जलाया है। अरे नाश्ता छोड़ो, चाय बनाई है कि नहीं? नहीं सासू माँ। हाय दैया, कैसे एक सुर में ना कह रही हैं पांचों। अरे लोगों की बहुएं पूरा पूरा घर संभाल लेती हैं और तुम 5 बहुओं से एक रसोई नहीं संभाली जा रही। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सासू माँ, पर ये चुल्लू भर पानी मिलता कहाँ है? माँ भी यही कहा करती थी। तू तो इस सिंक में ही पानी भरकर डुबकी लगा ले। अरे सुबह सुबह जहाँ रसोई में नाश्ते के दर्शन होने चाहिए, वहाँ इन 5 बहुओं की एक रसोई में नाश्ते के दर्शन छोड़ो, चाय तक की महक नहीं आ रही। सासू माँ देखो ना, ये चारों काम करने की जगह रसोई में राय देने बैठ जाती है, जैसे ये रसोई नहीं राय सोई हो। वही तो सासू माँ, कोई गैस ऑन करने दे तब तो चाय बने। अरे चाय के लिए दूध तो तब निकालूंगी ना जब लोग फ्रिज के सामने से हटे। फिर काम की जगह बहस करने लग गई। ऐसा करो ना, इसको बहसशाला घोषित कर दो। नाश्ता बना लो, मेरे 5 सपूत क्या भूखे जाएंगे? सुरेखा के इतना कहते ही पांचों झट से काम पर लग जाती हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 5 बहुओं की इस एक रसोई में खाना नहीं, बातें और बहसों की खिचड़ी बनती थी जो पकने का नाम ही नहीं लेती थी। समय बीतता है और एक सुबह जैसे ही दूध वाला डोरबेल बजाता है, पांचों की पांचों एक साथ एक रसोई में पतीला लेने पहुंचती हैं। सबसे पहले पतीला शिखा उठा लेती है, तभी स्वाति हाथ में लोटा लिए उसे रोकती हुई कहती है, दूध का पतीला मुझे दो भाभी, दूध मैं लूंगी और चाय भी मैं ही बनाऊंगी। हाँ तो इस लोटे में ले आओ ना दूध और खुद के लिए चाय बनाकर गटक लेना। दोनों को लड़ता देखकर रूपल बड़ा सा भगोना उठाए चल पड़ती है। तभी कढ़ाई लिए बिंदु उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे कहाँ चली? दूध लाने का कष्ट आप मत करो, मैं लाती हूँ ना। किसमें? इस कढ़ाई में? अरे दूध लाना है, बनी बनाई सब्जी नहीं, हटो। उधर मिष्टी को कोई बर्तन नहीं मिलता तो वो कुकर उठाए ही दूध लेने निकल पड़ती है और दरवाजे पर जाकर दूध वाले से कहती है, पूरा 1 लीटर दूध चाहिए। कुकर में? क्या बात है भाभी जी, घर में और कोई बर्तन धुला नहीं है का? अरे छोटी बहू, कुकर लेकर दूध लेने आई है, दूध को उबालने की जगह सीटी लगाएगी क्या उसमें? अरे रसोई में बर्तनों का अकाल पड़ गया है क्या? अब मुझे रसोई में कुछ मिला ही नहीं तो मैं कुकर ही उठाए चली आई। कहना क्या चाह रही है? दूध वाले तो यहीं रुक और तू रसोई में आ। सुरेखा मिष्टी के साथ रसोई में पहुंचती है तो चारों बहुएं बर्तन लिए एक दूसरे को रसोई से बाहर नहीं जाने दे रही थी।
ये सब देखकर सुरेखा कहती है, हाँ, बर्तन कहाँ से मिलेंगे रसोई में? पतीले भगोने तो ये हथियाई बैठी हैं। अरे सुधर जाओ, तुम्हारे चक्कर में बाहर दूध वाला इंतजार कर रहा है। देखो सासू माँ, मैं दूध ले ही रही थी कि ये अपनी कढ़ाई लेकर सामने टपक पड़ी। अरे इतना बड़ा भगोना लेकर के पूरे मोहल्ले का दूध लेती तू? वही तो सासू माँ, और मुझे भी भाभी ने जाने से रोक रखा है। सही है, वरना इस लोटे में पाव भर दूध लिए चली आती तू। तुम सब मरो यहीं। ला पतीला मुझे दे। इतना कहकर वो शिखा से पतीला लेती है और दूध लेने निकल जाती है। दोपहर के समय स्वाति का पति रोहित भूख लगने पर मैगी बनाने किचन में आता है। तभी वहाँ से गुजर रही बिंदु फट से किचन में आकर कहती है, अरे देवर जी, आप क्या कर रहे हैं? लाइए मैं बनाती हूँ ना। नहीं भाभी ठीक है, पानी उबलने को डाला है, मैं बना लूंगा। मेरे होते हुए आप क्यों बनाएंगे? मैं करती हूँ ना। तभी रूपल किचन में खाली प्लेट रखने, शिखा पानी पीने और स्वाति शरबत बनाने, तो मिष्टी यूं ही घूमते फिरते आ टपकती है और रोहित के लिए मैगी बनाने के लिए कोई सब्जी काटती है, तो कोई मैगी का पैकेट निकालती है, कोई कटोरी तैयार करती है। तभी स्वाति मैगी के पैकेट को जोर से फाड़ती है, जिससे सारी मैगी रसोई में फैल जाती है। एक काम ढंग से नहीं होता, तुम्हारा तो रसोई में आना ही बंद करवा देना चाहिए। ये क्या बात हुई? अभी फैल गई तो फैल गई। वैसे भी भूख मेरे इनको लगी है। आप लोग निकलो रसोई से, मैं बना दूंगी इनके लिए मैगी। कैसे भाभी? ये फैली हुई मैगी समेटकर? बताओ, जेठ जी जमीन पर बिखरी मैगी ठूसेंगे? राम राम राम। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ, तुम यहाँ से साइड हो जाओ सारे। अरे मैं यहाँ मुंह ताकने नहीं आई, मैं बनाती हूँ ना मैगी। सभी आपस में बहस करने लगती हैं, जिसमें गैस पर चढ़ा सारा पानी भाप बनकर उठ जाता है। तभी रोहित चिल्लाकर कहता है, बन गई मैगी और मर गई मेरी भूख। अब 5 बहू की इस रसोई में तो आना ही बेकार है। अजी मैं बनाती हूँ, अरे सुनिए तो। रोहित उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। 5 बहुओं की रसोई में हो रही हरकत से परेशान होकर सुरेखा अपनी 5 बहुओं को बुलाकर रसोई को संभालने का फरमान सुनाते हुए कहती है, मैंने फैसला लिया है कि तुम अब 5 एक साथ रसोई में नहीं जाओगी, क्योंकि तुम 5 की रसोई में ना खाना ठीक से बनता है, ना साफ सफाई होती है, और 4 बर्तन की जगह तुम 5 खनकती हो, वो अलग। इसलिए अब से एक दिन एक बहू पूरी रसोई संभालेगी। एक दिन के लिए रसोई हम 5 की ना होकर 1 की हो गई। ऐसे तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बाकी के दिन रसोई का क्या होगा? बाकी 2 दिन बाहर से खाना मंगा लेंगे, है ना सासू माँ? अच्छा, तेरे मायके वाले उसका खर्चा उठाएंगे क्या? बाकी के 2 दिन किचन मेरी देख रेख में, जिस बहू को मैं कहूँगी वो संभालेगी। समझी तुम 5? नहीं सासू माँ। तो चलो समझाती हूँ। मूर्खों की पलटन पाली है मैंने भी यहाँ। अगले दिन से सुरेखा रसोई की जिम्मेदारी रूपल को देती है और बाकी 4 बहुएं घर के बाकी काम देखती है। इस तरह पूरे हफ्ते 5 बहू एक एक करके किचन संभालती। उसके बाद अगली बार जब रूपल की बारी आती है तो खाना बनाते हुए वो खुद से कहती है, ऐसे तो अकेले में रसोई में मेरा मन ही नहीं लगेगा। अब क्या मैं इस चूल्हे से बहस करूं या इन बर्तनों से लड़ूं? तभी बाकी 4 बहुएं भी वहाँ आकर कहती है, ऐसे ही हमारा भी दिन बीत रहा है भाभी। हाँ, हम 5 एक रसोई में एक साथ ही अच्छी लगती हैं। और नहीं तो क्या। लाओ, मैं सब्जी काटती हूँ। मैं चावल धो देती हूँ। तभी 5 बहुएं शांति से एक रसोई में हंसती खिलखिलाती काम करने लगती है और दूर खड़ी सुरेखा अपनी 5 बहुओं से भरी एक रसोई को देखकर चैन की सांस भरते हुए कहती है, सच, अब मेरे घर की रसोई सही मायनों में 5 बहुओं की एक रसोई लग रही है। मोहित और सनीता हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते थे। मोहित के पिता का काफी पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद से सनीता ही मोहित की देखभाल करती थी। अब मोहित भी काफी बड़ा हो गया था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन विदेश में जाकर पढ़ाई करे, जिसके बाद वो अपनी माँ के ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए उसने इस बारे में सनीता को कुछ नहीं बताया था। और एक दिन सनीता ने मोहित से बोला, रे छोरे, यो किस तरह मुंह लटका के बैठा हुआ है, जैसे किसी छोरी ने धोखा दे दिया हो। अरे माँ, मने धोखा देने वाली छोरी कद पैदा होगी। तो फेर क्या हो गया हमारे लाडले को? माँ कुछ ना होया,
बस मैंने पढ़न वास्ते अमेरिका जाना है। तू फिकर ना कर छोरे, थारी माँ भी जिंदा है। बता कितने रुपए चाहिए तने? माँ रुपये तो घने चाहिए, लेकिन अपने पे है कोन्या। अरे कितने चाहिए नू बता बस। माँ 3 लाख रुपए। जे बात पहले बताई होती मेरे ते। जा देख अलमारी में रखे हैं, निकाल ले जाके। मोहित जाके अलमारी में से पैसे निकाल लेता है और वीजा पासपोर्ट बनवाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी जाता है और कुछ ही दिनों में उसका पासपोर्ट बन जाता है। और एक दिन मोहित अमेरिका जाने के लिए घर से निकल के सनीता के पैर छूकर बोलता है, माँ आशीर्वाद दे दे मन्ने। अरे हम दोनों का हाथ तो तब ते है जिस दिन तू पैदा हो गया था। मन लगा के पढ़िए, कदे किसी छोरी चारी के चक्कर में ना फंसिए। माँ तेने तो बेराइस है, मैंने कदे किसी की छोरी ना छेड़ी और मैं तो दूर ही रहा करूँ इन छोरी छारी के चक्कर से। ठीक है छोरे, ध्यान रखिए अपना, अमेरिका जाके बिगड़ ना जाइए। टाइम से रोटी पानी कर लिए और सुन टाइम टाइम ते फोन भी कर लिए मने। ठीक से माँ, मैं जा रहा हूँ, तू भी ध्यान रखिए अपना। ऐसा कहकर मोहित घर से चला जाता है। आज वो पहली बार घर से इतनी दूर जा रहा था, उसे काफी अजीब भी लग रहा था। अगले दिन वो अमेरिका पहुंच जाता है। जब वो अपने कॉलेज जाता है तब उसकी मुलाकात मारिया से होती है और मारिया मोहित को बोलती है, हे मारिया, और आप कहाँ से हैं? हेलो मारिया, मैं मोहित चौधरी हूँ, भारत से। आपको हिंदी भी आती है? ओ भारत, यू मीन इंडिया। हाँ, मैं इंटरनेट से सीखती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा और भारतीय लोग बहुत पसंद हैं। एक्चुअली मैं अमेरिका में नया हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे एक अच्छा सा सस्ता सा रूम ढूंढने में। हाँ जरूर, अतिथि देवो भव। मैंने इंडियन कल्चर से सीखा है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ फ्लैट शेयर कर सकते हो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर मारिया मोहित को अपने साथ फ्लैट पर ले जाती है। फिर उसे अपने आसपास की कई सारी जगह घुमाती है और उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाती है। वो दोनों एक साथ कई सारा समय गुजारते हैं। साथ रहने की वजह से उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है और दिन पर दिन प्यार बढ़ता ही जाता है। वो लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। मोहित और मारिया के रिलेशनशिप में 3 साल कैसे गुजर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। और अब मोहित की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वो मारिया से बोलता है, मारिया अब मुझे जाना होगा। What happened, मोहित? तुम कहाँ जा रहे हो? मारिया मैं नेक्स्ट वीक इंडिया जा रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हें वापस क्यों जाना है? मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मेरा सब कुछ तो इंडिया में ही है ना, मेरा घर, जमीन और माँ। यानी कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, राइट? एब्सोल्युटली राइट। मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम भी अपना देश और घर छोड़कर मेरे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊँ तो? देखो मारिया, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेडिशन नहीं है, हम दोनों फिर भी वहाँ साथ नहीं रह सकते। तो शादी कर लो ना, लेट्स गेट मैरिड। मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों का रिलीजन अलग है। मारिया तुम भूल जाओ मुझे एक अधूरे ख्वाब की तरह। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं भूल सकती। तुम एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। ठीक है, हम कल ही चलते हैं चर्च, हम वहीं शादी करेंगे। अगले दिन दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी के अगले हफ्ते ही प्लेन में बैठकर इंडिया आ जाते हैं। एयरपोर्ट से उतरने के बाद दोनों टैक्सी में बैठकर मोहित के गांव जाते हैं। मोहित घर पहुंचते ही अपनी माँ के पैर छूता है और साथ ही साथ मारिया भी उसके पैर छू लेती है। ये देखकर सनीता बोलती है, और बता घने दिना में याद आई तने घर की? माँ याद तो थारी रोज आवे थी, कदे आने का मौका ही ना मिला। यो सब ठीक से, मगर यो बता या छोरी कौन सा है? मेरी लुगाई से और थारी बहू। मैंने तो तने छोरी शादी के चक्कर में पढ़ने के लिए मना किया था ना, तू तो सीधे अंग्रेजनी ब्याह लाया। गांव वाले क्या कहेंगे, बिना पूछे छोरी उठा लाया। माँ मन्ने गामा वाले लोग आते मतलब ना है, मन्ने मतलब हमारी माँ बाप से है, लुगाई से है, जमीन से है। ठीक है लाडले, या तो सिर्फ अंग्रेजी बोलती होगी है ना, और वैसे ही कपड़े भी पहनती होगी। माँ एकदम हिंदी बोला करे है। इसके बाद सनीता अपनी बहू से पूछती है, और बता बहू क्या क्या कर लेती है? माँ जी, मुझे बहुत सारा इंडियन खाना बनाना आता है। मैंने इंटरनेट से देख देख कर काफी कुछ सीखा है और मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनने का भी बहुत शौक है।
मैं 3 सालों से हिंदी बोलना सीख रही हूँ। हिंदी तो सीख ली तूने, अब हमारी बोली हरियाणवी भी सीख ले। जी माँ जी। अब जरा अपने हाथा की चाय पिला दे मने। जी माँ जी। थोड़ी ही देर में मारिया ब्लैक कॉफी बना के लाती है। कॉफी पीने के बाद सनीता मारिया को बोलती है, अरे छोरी यो क्या बना दिया, ना चीनी ना दूध, बस काला काला कड़वा कड़वा लागे से। माँ जी ये ब्लैक कॉफी है, इसे ऐसे ही बनाते हैं, मुझे चाय बनाना नहीं आता। अरे बताना तो चाहिए था ना तने, सारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया हमारा। तू एक काम कर, कपड़े धो जाके। माँ जी वॉशिंग मशीन कहाँ है, मैं कपड़े कैसे धोऊं? हमारे गांव में छोरिया हाथों से कपड़े धोए है, तो आता क्या है तने, ना तू कपड़े धोवे है ना खाना बनावे है, तो करे क्या थी अमेरिका में? माँ जी वहाँ पर मैं पढ़ाई करती थी और फ्रीलांसिंग और मॉडलिंग। इतनी उम्र में तो गांव के ब्याह करा दे छोरी के, और ये होता क्या है मॉडलिंग? माँ जी मैं कमर्शियल फोटोशूट करवाती थी। और आजकल की छोरियों ने काम किया है, बस सारा दिन मोबाइल के आगे बैठ के फोटो खिंचाने के अलावा अरे टेरे मुंह बनाया करे हैं। चल मैं शौचालय जा रही हूँ, मेरे लिए पानी रखवा दे अंदर। मारिया शौचालय में पानी की जगह टॉयलेट पेपर रख देती है और कुछ देर बाद टॉयलेट के अंदर से सनीता चिल्लाती है, तूने पानी ना रखवाया यहाँ पे? माँ जी टॉयलेट पेपर रखा तो हुआ है, अमेरिका में तो सब उसी से साफ करते थे, आप भी उसी से कर लीजिए। मारिया की बात सुनकर सनीता को काफी गुस्सा आया। वो जैसे तैसे साफ करके शौचालय से निकलती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। ऐसे ही मारिया को मोहित के घर में रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। वो कभी इंडिया में नहीं रही थी, इसीलिए उसे मशीनों के बिना घर के काम करना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोने वगैरह में खूब दिक्कत आ रही थी। इसीलिए सारा काम सनीता खुद ही किया करती थी। एक दिन सनीता की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तब गांव में कोई हॉस्पिटल ना होने की वजह से मारिया ही सनीता का इलाज करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मने माफ कर दे बहू, मैंने तेरे को खूब खरी खोटी सुनाई, काफी भला बुरा कहा। ओके माँ जी। अब सनीता और मोहित अपनी विदेशी बहू मारिया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शादी का माहौल होता है। सभी रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए होते हैं। दूल्हा बना आकाश मंडप में अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है। तभी दुल्हन मयूरा बैसाखी पर चलते हुए मंडप की तरफ आती है और उसे देखकर आकाश की माँ मंदाकिनी हैरान हो जाती है और कहती है, रुकिए पंडित जी, मंत्र पढ़ना बंद कीजिए, मैं इस दुल्हन के जोड़े में आई लंगड़ी को नहीं जानती। बहन जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने ही तो मयूरा को अपने बेटे के लिए पसंद किया था। मैंने जिसे पसंद किया था उसके दोनों पैर सही सलामत थे, पर मैं इस एक पैर वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। माँ यही आपकी होने वाली बहू मयूरा है। शादी से पहले एक हादसे में ही मयूरा ने अपना एक पैर खो दिया। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं यहाँ बारात लेकर आती ही नहीं। कुछ भी हो, एक अपाहिज लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। मैंने कहा था ना आकाश कि तुम्हारी माँ ये सब जानने के बाद हमारी शादी के लिए मना कर देंगी। माँ मैंने हर हाल में मयूरा का साथ देने का वादा किया है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। बारात लेकर आया हूँ तो दुल्हन लेकर ही जाऊंगा, चाहे इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो। पंडित जी मंत्र पढ़िए। पापा मयूरा को मंडप में ले आइए। बेटा माँ की एक नहीं सुनता और अपने वादे के मुताबिक पूरे विधि विधान के साथ मयूरा से शादी करता है। ये सब देखकर मंदाकिनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। विदाई के बाद जब मयूरा ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है तो मुंह बनाते हुए उसकी सास बेमन से उसकी आरती करती है और उसे अंदर आने को कहती है। तभी मयूरा को रोकते हुए आकाश बोलता है, रुको मयूरा। माँ आप मयूरा की गृह प्रवेश की रस्म के लिए कलश तो लेकर आई ही नहीं। तेरी माँ तेरी तरह इसके प्यार में अंधी नहीं है ना, इसलिए। अरे नालायक, सीधा पैर तो है ही नहीं इसका, तो एक पैर के सहारे कलश कैसे गिराएगी ये? माँ बस कीजिए, अब मयूरा आपकी बहू है। निकी जा तू कलश लेकर आ। ठीक है भैया, मैं लाती हूँ। जिसके बाद निकी किचन से चावल का भरा कलश लाती है और दरवाजे पर रख देती है। जिसके बाद आकाश मयूरा को सहारा देता है और मयूरा अपने बाएं पैर से ही कलश गिराकर अंदर आती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन निकी चाय लेकर मयूरा के कमरे में जा रही होती है। तभी मंदाकिनी उसे रोकते हुए बोलती है,
ये चाय का कप लेकर कहाँ चल दी? मैं यहाँ हूँ, ला मुझको ला कर दे। माँ आप अपनी चाय खुद ले लो ना, मैं ये भाभी को देने जा रही हूँ। ये लो। मेरा बेटा कम पागल है क्या उस लंगड़ी के पीछे, जो तू भी अब उसके आगे पीछे घूमने लगी? ये एक पैर वाली ने तो मेरे परिवार को अपने उंगलियों पर नचा रखा है। थैंक यू निकी, पर मैं बाहर आ ही रही थी। वैसे सासू माँ, मुझे पता है आप कुछ पूछ नहीं रही हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। इससे पहले कि आप कुछ पूछती हैं, मैं ही आपको सब कुछ बता देती हूँ। आपके रिश्ता करने के 2 दिन बाद ऑफिस की तरफ से सर्वे करने के लिए मयूरा को आदिवासी पहाड़ियों के इलाके में जाना था, जहाँ से अकेले गुजरते वक्त जंगल के रास्ते में उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। साथ में किसी के न होने की वजह से वो जैसे तैसे मेन रोड तक आती है और वहाँ आकर वो बेहोश हो जाती है। 5 घंटे बाद जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ उसका पिता गोपाल बैठकर रो रहा था और आकाश भी वहाँ मौजूद था। तभी मयूरा बोलती है, अरे पापा, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बस सांप ने ही काटा था, मैं ठीक तो हूँ। और आकाश, तुम कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। अब तुम कैसा फील कर रही हो? ठीक लग रहा है, बस थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। अच्छा, मैं वॉशरूम होकर आती। मैं ले चलता हूँ ना। अरे मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो जैसे ही अपने पैरों से चादर हटाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अपना एक ही पैर दिखता है। तभी वो हैरान होकर रोते हुए पूछती है, ये मेरे पैर को क्या हुआ? आकाश, इसी पैर में तो मुझे सांप ने काटा था। तुम पूरे 5 घंटों बाद होश में आई हो मयूरा, और जहर 2 घंटे में ही तुम्हारे पूरे पैर में फैल चुका था। डॉक्टर ने पापा से कहा कि बहुत ही जहरीले सांप ने तुम्हें काटा है। जहर पूरे शरीर में ना फैले, इसके लिए तुम्हारा पैर काटना जरूरी था। तो लेकिन ऐसे कैसे मैं अपना पैर खो सकती हूँ? अब मैं क्या करूँगी? बेटी, तू ऐसे निराश ना हो, तू जिंदा है, मेरे लिए वही बड़ी बात है। हाँ मयूरा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जहर पूरे पैर में फैलने के कारण मुझे अपना पैर खोना पड़ा माँ जी। अरे ये बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? और इसमें मेरी क्या गलती कि तुझे सांप ने काटा? मुझे मेरे घर को संभालने वाली बहू चाहिए थी, ना कि ऐसी जिसे मुझे ही उम्र भर संभालना पड़े। माँ, ये सब जानने के बाद भी आप भाभी की इस हालत के लिए उन्हें ही दोष दे रही हो। आपको भाभी के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। तुम दोनों भाई बहन दिखा तो रहे हो सहानुभूति, काफी नहीं है क्या जो मैं भी तुम दोनों की टोली में शामिल हो जाऊं? इतना कहकर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। मयूरा एक बहू की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करती है, फिर भी उसकी सास इससे कभी भी प्यार से बात नहीं करती और उसको हर काम के लिए सुनाया करती। उसकी सास हर काम में नुक्स निकालती। एक दिन मयूरा सारे कपड़े धोकर बाल्टी में डालकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी मंदाकिनी वहाँ आती है और कपड़ों की बाल्टी लेकर उससे बोलती है, जब नहीं चढ़ पा रही तो कोशिश करके क्या दिखाना चाहती है? काम नहीं हो रहा तो मुझे या निक्की को बुला ले, तेरा कुछ घिस जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। हाँ, तू तो ये कपड़ों से भरी बाल्टी छत पर ले जाकर ये दिखाना चाहती है ना पड़ोसियों को कि तेरी सास तुझ जैसी लंगड़ी पर कितना जुल्म ढाती है। तू अपनी ये बैसाखी दिखाकर आकाश और निक्की को ही पागल बना सकती है, मुझे नहीं। तेरी ये सब चालें मैं अच्छे से जानती हूँ। इतनी खरी खोटी सुनाकर वो बाल्टी लिए छत पर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर मयूरा की आंखें भर आती है। ऐसे ही एक दिन जब मंदाकिनी थैला लेकर बाजार जा रही होती है, तभी वो निक्की से बोलती है, निक्की मेरे साथ जरा बाजार तो चल। माँ, मैं भी बिजी हूँ, आप अकेले ही चले जाओ ना, या फिर भाभी को ले जाओ। हाँ, आप भाभी को ही ले जाओ, वैसे भी भाभी को आप कहीं जाने ही नहीं देती। अरे उसे ले गई तो सब्जी का थैला संभालूंगी या उस एक पैर वाली भाभी को? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कभी मुझे संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए। दोनों सास बहू बाजार जाती है और मंदाकिनी सब्जियां लेने लगती है। तभी बाजार में एक और औरत का पर्स चुराकर चोर भाग रहा होता है। सभी चोर चोर बोलते हैं, पर उसके हाथ में चाकू होता है और वो भागकर जैसे ही मयूरा के सामने से जा रहा होता है, तभी मयूरा अपनी बैसाखी से भागते हुए चोर को जमीन पर गिरा देती है, जिसके चक्कर में वो खुद भी गिर जाती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और चोर को हथकड़ी लगाकर मयूरा को उठाती है
तभी मंदाकिनी कहती है, अरे बहू पागल है क्या? थैंक यू सो मच। आपकी वजह से एक छटा हुआ बदमाश चोरी करता हुआ पकड़ा गया। माँ जी, आपकी बहू बहुत बहादुर है। जहाँ बाकी सब लोग खड़े हुए देख रहे थे, आपकी बहू का एक पैर ना होने के बाद भी उसने नीचे गिरकर इस चोर को पकड़वाया। बहू तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए थैला, घर चलते हैं अब। मैं थैला संभाल लूंगी, तू चल यहाँ से बस। इतना कहकर वो मयूरा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। घर पहुंचकर मंदाकिनी मयूरा को गले लगा लेती है। ये देखकर आकाश और निक्की हैरान हो जाते हैं। तभी निक्की बोलती है, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आप भाभी को गले लगा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं समझती रही कि ये बहू नहीं बल्कि बोझ बनकर आई है मेरे घर, जिसके कारण मैंने इसे क्या क्या नहीं सुनाया। पर आज पता चला कि ये कितनी निडर और साहसी है। बहू तू जैसी भी है, मुझे तुझ पर गर्व है और अपनी सास को माफ कर दे। मैं समझ गई हूँ कि मेरी एक पैर वाली बहू दो पैर वालों से भी बढ़कर है। ये सुनकर मयूरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपनी सास के गले लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।